नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और माइक ऑन हो चुका है। और आज जिन खबरों को आपके लिए लेकर आई हूं, जिन पर एक एक करके माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले आपको दिखाऊंगी पीओके ने पाकिस्तान को दहला दिया है। पीओके में लाखों लोग सड़कों पर हैं। आज एक अल्टीमेटम दे दिया है मुनीर एंड कंपनी को। आखिर पीओके में हो क्या रहा है, कैसे पाकिस्तान के लिए मुसीबत सिर्फ पीओके नहीं बल्कि बलूचिस्तान से भी आई है खबर, ये आपको बताऊं। इसी के साथ आज माइक ऑन कर रही हूं मिशन 360 पर। मिशन 360 क्या सेट हो गया है। आने वाले 4 दिनों में मॉनसून सत्र शुरू होगा और उस मॉनसून सत्र में क्या एनडीए के पास 360 का आंकड़ा आ चुका है, जो जरूरी है कई अहम कानून और बिल लाने के लिए। आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं योगी आदित्यनाथ की नो हुड़दंग पॉलिसी पर। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ियों के लिए बंदोबस्त किए हैं, लेकिन साथ ही साथ हुड़दंग ना होने के लिए चेतावनी भी दी है। आखिर तैयारियां क्या है, क्यों पुलिस का एक बड़ा महकमा, एक बड़ा हल्का सड़क पर उतरा हुआ है, आज ये आपको बताऊंगी। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं समझौता नहीं तो होगी बर्बादी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दी है, ईरान को धमकी दी है, और क्या धमकी पे धमकी का एक बार फिर से दौर शुरू हो गया है। क्या इस बार युद्ध निर्णायक होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा इंटरव्यू में क्या कहा है, यह भी आज आपको सुनवाऊंगी और तस्वीरें भी दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी पीओके की। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आखिर कैसे हंगामा मचा हुआ है और कूच हो रही है सीधे इस्लामाबाद तक। मुनीर के विरुद्ध पीओके में छिड़ गया है युद्ध। सड़क पर आवाम, वीर को बगावत का पैगाम। क्या पीओके में पाकिस्तान की हुकूमत का काम तमाम होने वाला है। क्या मुनीर अब पूरी तरह से फेल हो गए। क्या फेल हुआ मुनीर अब खूनी खेल दिखाने वाला है। पाकिस्तान को कैसे डबल मार पड़ रही है, सबसे पहले यही खबर आपको दिखा रही है। पाकिस्तान बीते 78 साल से पीओके को आजाद कहता रहा है, झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब पीओके की जनता पाकिस्तानी नैरेटिव की धज्जियां उड़ा रही है। लोग दो टू कह रहे हैं कि पीओके तो पाकिस्तान के जबरन कब्जे में है और बड़ी मार्च का ऐलान कर दिया। तस्वीरें पूरी दिखाइए। पाकिस्तान की गुलामी से आजाद होने के लिए, आसिम मुनीर और शहबाज के जुल्म से छुटकारा पाने के लिए अब पीओके की आवाम मुजफ्फराबाद घेरने निकल पड़ी है। ये लंबी कतार देखिए, लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुनीर और शहबाज के होश उड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें पीओके के लोगों की दिखाती हूं। मुजफ्फराबाद कूच के बीच की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी फौज और सरकार को खुली चुनौती दे दी। वो कह रहे हैं कि जो वर्दी वाले भेजे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो लॉन्ग मार्च रोक कर दिखाएं। ये तस्वीरें भी जरा देखिए।
हूं कि पाकिस्तान में पीओके में इस वक्त क्या हो रहा है। पाकिस्तान से आजादी मांग रहे पीओके में लॉन्ग मार्च निकाला गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीओके के जिलों से बड़े बड़े जत्थे मुजफ्फराबाद रवाना हो रहे हैं। 36 दिन लगातार प्रदर्शन के बाद मुजफ्फराबाद के लिए कूच कर रहे हैं। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हाथों मार्च की अगुवाई है, जेएएसी यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद में असेंबली घेरने का प्लान कर रही है। आजादी के लॉन्ग मार्च में करीब 1.5 लाख लोग शामिल हैं। ये अपने घरों से निकल पड़े हैं और ये कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए, हम पाकिस्तान नहीं है। लॉन्ग मार्च में लोग महिलाओं और बच्चों के साथ शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज मार्च मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने पर अड़ी हुई है। अब रास्ते में क्या किया गया है, पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और पुलिस को तैनात कर दिया। अलग अलग इलाकों में 17,000 से अधिक जवान तैनात किए हैं। पाकिस्तानी फौज ने रास्ते में बैरिकेड्स लगा दिए, कंटेनर खड़े कर दिए। फौज बैरिकेड्स तोड़ने वालों पर गोलियां चलाने को भी तैयार है। अब रावलकोट में पाकिस्तानी फायरिंग में 9 लोगों की मौत भी हो गई। आपको बताऊं कि 5 जून से अब तक पीओके में 24 प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई है। मुनीर के जुल्म के बाद भी प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार नहीं। अब ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं, वो कश्मीर का पाकिस्तान हुकूमत को सीधे सीधे चैलेंज दे रहे हैं। कश्मीर से आमान कश्मीरी ने कहा कि हर किसी को आजादी का हक है। अब पाकिस्तान का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं है। तो अवैध कब्जा पाकिस्तान का बता रहे हैं पीओके के नेता। आपको दिखाती हूं, पीओके के लोगों ने आज लॉन्ग मार्च निकाला। जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने बता दिया है कि कोई डरने वाला नहीं है। जरा सुनिए। मेरा नाम मारूफ और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठाए और वो कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हो कि अगर जो लड़के हो, जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए, अगर वो पीछे ना गए, उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनेंगे। ये पेफॉर्म है हमारे। अगर हमारे पेफॉर्म नहीं माने जाएंगे, चाहे आप लोग के पेफॉर्म अपनी मर्जी से जिए, हमें आपके पेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है। आपने सुना बच्ची क्या कह रही है? वो कह रही है हमें अपने पेपर भी नहीं चाहिए, आप हमें डरा रहे, धमका रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। ये स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और सीधे सीधे अब जो मार्च निकल रहा है उसमें ये भी शामिल हो रहा है। पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी तो लंबे समय से मांग रहे हैं, लेकिन अचानक इसकी मांग तेज हो गई। इसकी वजह है पीओके में होने वाला चुनाव। बवाल की ताजा वजह 12 विधानसभा सीटों का एक विवाद है। सभी 12 सीटें पीओके पहुंचे शरणार्थियों के लिए आरक्षित हुई। फौज इन पर अपनी पसंद के नेताओं को जितवा देती है। ये नेता लाहौर और कराची में रहते हैं, ये लोकल नेता नहीं होते, लेकिन सरकार यही करती है कि अपने लोगों को वहां जितवाती है। शहबाज ने 2025 में कहा था कि बिजली आटा सस्ता करेंगे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए। बिजली पीओके में बनती है पर महंगे दर पर दी जाती है। पीओके को छोड़कर पूरे पाकिस्तान में बिजली पर सब्सिडी दी गई। आटे पर भी पीओके के लोगों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती। इन वजहों से पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया है। पीओके के लोगों का इल्जाम है पाकिस्तान सिर्फ संसाधनों को लूटता है। अब पीओके में पाकिस्तानी सेना बाहर जाओ के नारे लगातार गूंज रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने फौज भेजकर पीओके की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन चाल तो उल्टी पड़ गई। जरा सुनवाइए किस तरह के नारे लग रहे हैं। ये वतन, ये वतन, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसके फैसले हम करेंगे, इसके फैसले हम करेंगे, इसके फैसले, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा। अपने करने कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा।
पीओके में 35 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। इससे पाकिस्तानी फौज बौखलाई हुई। प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार है। मुनीर के एक्शन प्लान पर खुफिया सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। मुनीर पीओके का आंदोलन जड़ से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से लगातार पाकिस्तानी सेना को तंग किए हुए हैं। अब फौज वहां की जो नेता हैं उनको खत्म भी कर सकती है, ऐसी भी खबरें। पाकिस्तानी फौज ने आईएसआई को मर्डर प्लान बनाने के लिए भी कहा है, ऐसे पाकिस्तान से खबरें आ रही। मुनीर ने फौज और आईएसआई के बड़े अफसरों के साथ बैठक भी की और बैठक में फौज को बर्बरता की एक खुली छूट का ऐलान किया गया। जो पीओके के नेता हैं कत्लेआम के खतरे से पूरी तरह वाकिफ भी हैं। नेता भी मार दिए जाएं तो आंदोलन नहीं रोका जाएगा, ये वो खुद बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी जान पर खतरा है, हमें मारने का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। पीओके के आंदोलन को मुनीर ने इज्जत का सवाल बना लिया। अब ये फील्ड मार्शल मुनीर नहीं चाहता कि जेएसी की कोई भी मांग मानी जाए। इसके लिए शहबाज पर भी दबाव बनाया गया है और वहां पीओके के नेताओं की मांग मानने से मुनीर को अपनी भी छवि खराब होने का एक सीधा डर है और इसीलिए बाकायदा अब वहां पर कत्लेआम मचाने का एक प्लान बनाया जा रहा है। अब सोचिए कि जब लाखों लोग सड़कों पर उतर आएंगे तो पाकिस्तानी सरकार और फौज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पीओके के लोगों के इस लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान खून खराबा मचाना चाहता है। इसके लिए वो दो तरीकों पर काम कर रहा है। वो जिस पहले तरीके पर काम कर रहा है वो बेहद खतरनाक भी है, क्योंकि बलूचिस्तान में मारे गए फौजियों के शव मुजफ्फराबाद में फिकवाए जा सकते हैं। मुनीर की आर्मी ये कह सकती है कि फौजियों को लॉन्ग मार्च में शामिल लोगों ने मार दिया, जबकि वो बलूचिस्तान में मारे गए फौजी हैं। और इसके बाद मुनीर को लॉन्ग मार्च में खून खराबे का लाइसेंस मिल जाएगा। दूसरे तरीके के तौर पर उसने लश्कर के आतंकियों को एक्टिव कर दिया है। ये लॉन्ग मार्च में शामिल लोगों को निशाना बना सकते हैं। तो आप सोचिए कि हो क्या रहा है। खुला कत्लेआम मचाने की पूरी तैयारी कर ली है पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर ने। अब पीओके की आजादी की मांग से पाकिस्तान टेंशन में। पीओके का फिसलना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान से चीन का लैंड रूट पीओके से गुजरता है। यदि पीओके हाथ से निकला तो ये रास्ता कट जाएगा। जिस सीपेक में चीन का अरबों का निवेश है वो भी पीओके में ही है। पीओके में निवेश डूबा तो चीन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। पीओके में पाकिस्तान के कई हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ये पावर प्रोजेक्ट्स गए तो पाकिस्तान में बिजली का संकट होगा। सेना पीओके के नाम पर ही पाकिस्तान में दबदबा बनाती है। सेना आवाम को पीओके के नाम पर ही बेवकूफ भी बनाती है। पीओके हाथ से निकला तो सेना के खिलाफ भी गुस्सा फूटेगा। आवाम की बगावत पाकिस्तान में तख्ता पलट करवा सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है वो पीओके के नाम पर हो रहा है और पीओके में लाखों लोग जो सड़कों पर उतरे हैं उसकी तस्वीर आपने देखी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हारकर मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल का तमगा दिया, लेकिन वो फील्ड मार्शल बन गए। सारी अकड़ और हनक के बाद भी पाकिस्तानी टुकड़ों में बट रहा है। एक तरफ पीओके हाथ से निकल रहा है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी हाथ से निकल चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान तो कह रहा है हम आजाद हो गए हैं। एक लाचार प्रधानमंत्री, पर्दे के पीछे से सरकार चलाने वाला एक जनरल और जिन्ना का टुकड़े टुकड़े होता मुल्क। मुनीर और शहबाज ने पाकिस्तान को आज तबाही के उस मुहाने पर धकेल दिया जहां हेकड़ी आसमान पर और हुकूमत कागजों में सिमटी है। जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा सूबा कहता था, वहां से हुए आजादी के ऐलान ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान से अपनी आजादी का ऐलान बलूचिस्तान ने डंके की चोट पर किया है। बलूच नेता मीर यार बलोच का दावा है कि बलूचों ने नया राष्ट्रगान, नया झंडा जारी कर दिया है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने अपनी नई करेंसी भी लॉन्च कर दी है। इस मुद्रा को नाम दिया गया है बलोची फलूस। दावा है कि बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर अब बलूचों का कंट्रोल है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान को अब तक देश की मान्यता भले न मिली हो, लेकिन पाकिस्तान के अपने ही उसकी संप्रभुता के चीथड़े उड़ाने का ऐलान कर रहे हैं। पंजाब के कसूर में दहाड़ते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को औकात याद दिला दी। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। मौलाना ने तंज कसा कि सेना देश की सरहद की सुरक्षा के लिए तनख्वाह लेती है, लेकिन उग्रवादियों से लड़ने के लिए आम जनता को आगे कर रही है। मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो। हाथ में कटोरा थाम कर खड़ा पाकिस्तान आज उस दौर से गुजर रहा है जहां एक तरफ जनरल मुनीर सत्ता के गलियारों में धौंस जमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक जिन्ना लैंड के बंटवारे की कहानी लिखी जा रही है। और अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। मॉनसून सत्र में क्या खेला होने वाला है। अब से कुछ दिन बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और क्या पिछले सत्र से इस सत्र तक पूरा का पूरा गेम सेट हो गया है। आपको तस्वीरें दिखाती हूं। आज मोदी सरकार की बड़ी कैबिनेट बैठक हुई और मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक ये वो बैठक थी जो मॉनसून सत्र से पहले आखिरी कैबिनेट बैठक थी। इसमें क्या एक खास रणनीति भी बनाई गई, ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आने वाले मॉनसून सत्र में जो पिछले सत्र में चूका क्या उसे पूरा करने की तैयारी। क्या महाराष्ट्र टू तमिलनाडु गेम पूरी तरह से सेट हो चुका है। एक तरफ शरद पवार की पार्टी, दूसरी तरफ स्टालिन की पार्टी, वो पार्टियां जो एनडीए से दूरी बनाए रही, क्या इस सत्र में पास आती दिखेंगी, साथ आती दिखेंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए मिशन 360 की ओर आगे बढ़ रहा है, वो आंकड़ा जो उसे महत्वपूर्ण बिल पास कराने के लिए चाहिए, और वो 360 तक कैसे पहुंच रहा है, आज इस पर माइक ऑन करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या एनडीए के साथ आएंगे शरद पवार। परिसीमन बिल को लेकर नरम हुए हैं एनसीपी शरद पवार के तेवर। पार्टी की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने कुछ इसी तरह के संकेत दिए। परिसीमन बिल पर समर्थन कर सकती है शरद पवार की पार्टी। अब एनसीपी शरद पवार ने प्रस्तावित बिल को अभी खारिज नहीं किया है। आपको बताऊं कि महिला आरक्षण बिल तो पहले से ही पारित हो गया, लेकिन उसे लागू करने में परिसीमन बिल को भी उससे जोड़ा गया। अब परिसीमन बिल को लेकर ही पेच फंसा था। अब इस परिसीमन बिल पर आज सुप्रिया सुले ने जो कहा वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 50% वाली शर्त लिखित में दें, फिर हम चर्चा करेंगे। बिल पेश होने के बाद ही अपना रुख तय करेंगे। अब अगर हर राज्य में 50% सीटें बढ़ा दी जाती हैं, तो इस पर क्या शरद पवार की पार्टी सहमत होकर समर्थन दे देगी इस बिल को? क्या परिसीमन बिल पास कराने में मदद करेगी और सिर्फ खुद नहीं बाकी पार्टियों को भी अपने पास ला सकती है? सुप्रिया सुले ने क्या कहा, जरा सुनिए। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है, ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। अब मैं आपको दिखाती हूं कि अगर ये पार्टियां, सुप्रिया सुले की पार्टी, जिस तरह की बात सुप्रिया सुले कर रही हैं, उससे लग रहा है कि उनकी नाम में भी क्या हाँ छुपी है। अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि उनकी पार्टी से और इसी के साथ स्टालिन की डीएमके से लगातार एनडीए की बातचीत हो रही है। उनका समर्थन आने वाले सत्र में बहुत जरूरी होगा। अब अगर वो समर्थन देते हैं तो उससे भी समीकरण बनते हैं। कैसे समीकरण, वो आपको बताती हूँ। पहला समीकरण क्या है?
2/3 बहुमत चाहिए परिसीमन बिल को पास कराने के लिए। उसके लिए 360 वोट चाहिए, इसीलिए हम मिशन 360 कह रहे हैं। उसके लिए एनडीए के पास 298 हैं, टीएमसी के जो बागी सांसद हैं जो अलग गुट बना चुके हैं वो 20 हैं, डीएमके के 22 हैं, शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद जो अब शिवसेना में शामिल हो गए हैं, और एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद, अगर वो भी साथ आ जाए तो कुल हो जाता है 354। अब 354 तो हो जाता है, लेकिन बिल पास कराने के लिए अभी भी 6 वोट कम है, यानी कि 360 से 6 वोट कम है। अब ये 6 वोट कैसे आएंगे, इसको लेकर भी बहुत सी जुगत लगाई जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं दूसरा समीकरण भी आपको बता देती हूं। दूसरा समीकरण यह हो सकता है जब कुछ अहम पार्टियां संसद से नदारद रहे, यानी कि अनुपस्थित रहें। वो कौन सी हो सकती है? यानी टीएमसी के 20 जो अलग हो गए हैं ममता बनर्जी से, डीएमके के 22 ये अनुपस्थित रहे, शिवसेना यूबीटी के जो 6 सांसद हैं वो अनुपस्थित रहे, और एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद जाए ना संसद उस दिन, तो ये कुल आंकड़ा हो जाएगा 56। अगर ये 56 सांसद नहीं जाते तो 323 वोट चाहिए बहुमत के लिए, क्योंकि संसद में सांसदों का आंकड़ा कम हो जाएगा। बिल पास कराने के लिए तब भी 25 सांसद कम रहेंगे। तो ये 2 परिस्थितियां हैं, 2 समीकरण हैं जो आपके सामने मैंने रखी हैं। इनमें से पहला समीकरण ज्यादा सही लगता है, क्योंकि 6 सांसद जुटाने में मुश्किल नहीं होगी बीजेपी और एनडीए को। इनमें से कौन सा काम करेगा, इसके बारे में आप सोचिए। आंकड़े आपने समझ लिए, लेकिन कैसे परिसीमन बिल को लेकर मॉनसून सत्र से पहले सियासत हो रही है, आरोप बीजेपी और एनडीए पर भी लग रहे हैं। उधर दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है जो साथ आना चाहे मोस्ट वेलकम। करेंगे वो निर्णय लीडर को अब बदला। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करिए। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? संसद में ये चुनौती अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान दी थी। तारीख थी 17 अप्रैल। तब सरकार परिसीमन लाई और विपक्ष हंगामा कर रहा था। बहुमत नहीं जुट पाने की वजह से बिल भी गिर गया था। लेकिन इस दिन के करीब 2 महीने बाद मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें इस बिल को लाने की तैयारी है और बहुमत जुटाने का नंबर गेम पूरी तरह बदल चुका है। टीएमसी के 20 सांसद एनडीए के साथ हैं। उद्धव की पार्टी में टूट होने के बाद 6 सांसद पाला बदल चुके हैं, जिसके बाद अब चर्चा एनसीपी एसपी को लेकर है। सवाल है कि क्या पवार का पावर बैक अब एनडीए को मिलने वाला है? एकनाथ शिंदे तो दावा कर रहे हैं कि बंगाल की स्थिति देखकर एनसीपी एसपी डर गई है। स्वागत है, अच्छा है, करना चाहिए। उन्होंने पिछले टाइम नहीं किया, गलती किया, वो महिलाओं का अपमान किया, महिला आरक्षण का अपमान किया है, और इसलिए उनको अभी कुछ अच्छी बात सूची होगी, तो अच्छी बात है। उनको मालूम है कल पिछले टाइम गलती किया, इसलिए पश्चिम बंगाल में मार खाना पड़ा। अभी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो पूरी तरह मार खाएंगे। मॉनसून सत्र में मोदी का मिशन 360 सफल होता दिख रहा है, लेकिन विपक्ष भारी विरोध का दावा कर रहा है। दावा हो रहा है कि अगर विपक्ष की बातें मानी जाएंगी तो ही बिल पर चर्चा करेंगे। अगर सरकार वापस वो बिल लाते हैं तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है, इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आइए। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि कांग्रेस एनडीए के मिशन 360 को संविधान से जोड़ रही है। आरोप लगा रही है कि 2/3 जुटाने का असली मकसद संविधान बदलना है। देश की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे को ही तोड़ना चाहती है, और इसलिए उनका जो मकसद है कि ये संविधान आरएसएस को भी एक्सेप्ट नहीं है, ना बीजेपी को एक्सेप्ट है, और उसी आधार पर संवैधानिक व्यवस्था तोड़ने की कोशिश वो पूरी तरह कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि डीएमके हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो या शरद पवार जी हो, इनके इसमें नहीं जाएंगे। डिलिमिटेशन के बहाने सभी प्रमुख नेताओं को
ठिकाने लगाना चाहते हैं और इन्हें ठिकाने लगा करके इनका असली मकसद संविधान को बदलना है। इनका असली मकसद देश को उसी हालात में लेकर जाना है जो देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आज नहीं बात समझ में आ रही है, ये बात कल समझ में आ जाएगी लोगों के। सियासी बयानबाजी एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या मॉनसून सत्र से पहले तेज हुई सियासी हलचल के पीछे एनडीए का मिशन 2/3 है? आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसके लिए राज्यसभा से भी इसे बिल पास कराना होगा। अब राज्यसभा का समीकरण भी आप समझ लीजिए। राज्यसभा में मौजूदा समय में कुल 242 सांसद है, इसमें 2/3 यानी कि 162 सांसद चाहिए। अब बिल के पक्ष में एनडीए के पास 143 है। अब आम आदमी पार्टी के वो 7 सांसद राघव चड्ढा के साथ जो शामिल हुए वो 7 भी जुड़ जाएंगे। एनसीपी शरद पवार के 1 सांसद वो भी अगर साथ आ जाते हैं और डीएमके के 8 सांसद साथ आ जाते हैं तो कुल सांसद 159 हो जाएंगे, जो कि बहुमत से 3 सांसद ही कम पड़ेगा। और इन 3 सांसदों को साथ लाने में बहुत ज्यादा जुगत नहीं लगानी पड़ेगी बीजेपी और एनडीए को। तो राज्यसभा का भी समीकरण मोटा मोटा इस तरह का आपको नजर आ रहा है। तभी हम कह रहे हैं कि क्या ये सारा गणित मॉनसून सत्र से पहले बिठा लिया गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण बिल जो पिछली बार पास कराने से चूक गए इस बार पास कराने हैं। इस बीच मैं आपको बताऊं कि बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पीएम मोदी की बैठक को लेकर आ रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक 21 जुलाई को होगी। सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पश्चिम बंगाल और असम की शानदार जीत पर पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। एनडीए के नए सदस्य के तौर पर एनसीपीआई के 20 सांसद भी उपस्थित रह सकते हैं। टीएमसी से टूटकर एनसीपीआई में शामिल हुए ये 20 सांसद, शिवसेना यूबीटी से टूटकर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए 6 सांसद बैठक में रहेंगे। इस बार एनडीए की ताकत बढ़ गई और बजट सत्र की तुलना में एनडीए के पास अब 26 सांसद ज्यादा हैं। तो राज्यसभा में बीजेपी की बड़ी ताकत भी दिखेगी और बीजेपी के अब हो जाएंगे 117 सांसद। तो आप सोचिए 21 तारीख को पीएम की अध्यक्षता में एनडीए की ये बड़ी बैठक होगी। और अब माइक ऑन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर पर, जहां पर योगी का चक्रव्यूह चल गया है। योगी का चक्रव्यूह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो चढ़ावा चोरों पर एक्शन है, दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। सीएम योगी ने उधर कांवड़ यात्रा को लेकर भी सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो ये तस्वीरें उसी एक्शन की आपको दिखा रही हूं। योगी आदित्यनाथ ने आने वाले कुछ दिनों के लिए एक पूरा एजेंडा सेट कर दिया। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट पर एक्शन में प्रशासन फ्लैग मार्च निकाला गया है। कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी है यूपी में, उसको लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। और ये तस्वीरें आई हैं मुजफ्फरनगर से। आप पुलिस कर्मियों को देख रहे हैं कांवड़ रूट पर, जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां पर बंदोबस्त क्या है इसकी इस तैयारी को देखने के लिए पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये पुलिसकर्मी जगह जगह जाकर इस व्यवस्था को देख रहे हैं कि सुचारू रूप से जिस तरह के आदेश दिए गए उनका पालन हो रहा है कि नहीं। कांवड़ रूट पर सीसीटीवी भी लगा दिए गए, नजर रखी जा रही है। अब जो दिशा निर्देश दिए गए वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन ये नजर इसलिए रखी जा रही है क्योंकि यहीं से इन सीसीटीवी को आंख और कान बनाकर संचालन होगा इस कांवड़ यात्रा का। तो ये तस्वीरें भी कांवड़ रूट से आ रही हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में इस वक्त आपको कांवड़ यात्रा की तैयारी मुस्तैद नजर आएगी। आपको बताती हूँ निर्देश क्या दिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन में। कांवड़ यात्रा पर यूपी डीजीपी ने समीक्षा बैठक की। यात्रा में 0 इंसिडेंट, 0 एक्सीडेंट का लक्ष्य रखा गया है। अब कांवड़ यात्रा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। जो कांवड़ मार्ग, शिविर है, घाट है, वहां कड़ी सुरक्षा, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए बंदोबस्त किए गए। डीजे की ऊंचाई और आवाज भी नियंत्रित रहेगी। और यह भी आपको कहूं कि सही सूचना दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से हर पल निगरानी होगी।
सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी के निर्देश है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए किसी तरह की कोई अफवाह न फैले कांवड़ मार्ग पर। जो सीमावर्ती जिले हैं उनसे बेहतर समन्वय बनाने की भी बात योगी सरकार ने की है, क्योंकि कांवड़ यात्रा महत्वपूर्ण है और न जाने कितने लोग इस कांवड़ यात्रा के लिए यूपी के इस जल मार्ग से होकर आगे जाते हैं। आपको बताऊं कि एक तरफ तो कांवड़ियों पर और कांवड़ यात्रा की तैयारी पर योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी एक्शन तेज। अयोध्या पुलिस आज राम शंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को 14 घंटे की रिमांड पर जेल से लेकर निकली। इनसे पूछताछ में कई और खुलासे होने की आशंका जताई जा रही। वहां खुलासे होंगे और कई और तथ्य सामने आ सकते हैं। अब आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में, चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर सबकी निगाह है। एसआईटी ने अपनी पूरी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है। अगले 24 से 48 घंटे के सामने यह एसआईटी रिपोर्ट आ सकती है। जांच के दौरान टीम ने हर पहलू की पड़ताल की है। पहले तय समय में एसआईटी की जांच पूरी नहीं हो सकी थी, इसीलिए एक्सटेंशन मांगा गया था। सरकार ने एसआईटी को 15 दिन का और समय दिया था। अब सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का समय नहीं बढ़ाया है, तो माना जा रहा है कि किसी भी समय ये एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ सकती है। और फाइनल रिपोर्ट का मतलब क्या है? कौन कौन से वो लोग हैं जो चढ़ावा चोरी के लिए जिम्मेदार हैं और कौन कौन से वो लोग हैं जिनका नाम इस चढ़ावा चोरी में नहीं है, ये फाइनल रिपोर्ट बताएगी। इस बीच आपको बताऊं कि राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के अयोध्या में निर्माणाधीन घर में अयोध्या विकास प्राधिकरण एडीए ने अंतिम नोटिस लगा दिया है। यह घर वही है जो मैंने आपको कई बार पहले भी माइक ऑन है में दिखाया। इस घर में तकरीबन 1 करोड़ लगा दिए गए। अब बार बार पूछा गया कि जिसकी आय 17,000 महीने है वो 1 करोड़ का घर कैसे बना रहा है। अब 15 जुलाई तक इस मामले में 15 जुलाई तक इस मामले में पेश होकर सफाई देनी है। उनकी लवकुश की जो पत्नी है सुप्रिया मिश्रा, वो अयोध्या विकास प्राधिकरण में हाजिर होकर 1 महीने का समय उन्होंने मांगा है कि उन्हें यह समय चाहिए अपनी सफाई देने के लिए। अगर वो सफाई नहीं दे पाए तो ये जो आलीशान घर बनाया गया है उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अब चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट सतर्क हो गया है। चढ़ावे की पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रस्ट अब अपनी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करेगा। चढ़ावे को लेकर आरोपों की संभावना कम करना ही मकसद है। राम मंदिर में आने वाला दान खर्चा होगा सार्वजनिक। ट्रस्ट की वेबसाइट पर यह सब कुछ साझा किया जाएगा। जी, कहां से पैसा आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब कुछ अब पब्लिक डोमेन में होगा। लोग इस हिसाब किताब को देख पाएंगे मंदिर की वेबसाइट पर। जो वित्तीय जानकारी है उसे आम लोग भी देख पाएंगे मंदिर की वेबसाइट पर जाकर। पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है कि वहां पर पैसा लगा है। इनको पैसे वापस चाहिए तो मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग इनका पैसा वापस कर। तो आपने सुना सतीश महाना क्या कह रहे हैं। सतीश महाना ने कहा कि जिन लोगों ने मन से दान नहीं दिया था उनका ही पैसा चोरी हुआ है। अब ऐसा बयान क्यों वायरल नहीं होगा? यानी सतीश महाना के मुताबिक जिसने मन से चंदा नहीं दिया उसका दान चोरी हो गया, यानी राम भक्त जो वहां चढ़ावा दे रहे हैं उन पर ही सीधा सवाल उठा रहे हैं सतीश महाना। अब इस बयान पर किस तरह प्रतिक्रियाएं आ रही है और किस तरह से पार्टियां, विपक्ष में जो नेता हैं वो इसे टारगेट कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। सतीश महाना के हिसाब से पैसा जो चोरी हुआ है वो पूरा भाजपा के पास है, सतीश महाना के पास है और आरएसएस के लोगों के पास, इसलिए ये सब बातें आ रहे हैं। चोरों को संरक्षण दे रहे हैं और उनके बीच में ये चोरे चोर मौसियाउर भाई सब शामिल हैं। या महाना साहब या और भी जो लोग बयान इस तरह के दे रहे हैं वो इस बात को भूल जाएं कि भगवान राम पर, सनातन धर्म पर केवल उनका पट्टा है। उनके जीवन जी आने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले, भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले सनातन की महान परंपराएं रही हैं। अगर वो चोरी हो गया
तो आप उसे जस्टिफाई करेंगे क्योंकि उसने मन से नहीं दिया तो इसलिए चोरी हो गया। ये चौकीदार तो आप हैं, आपने क्यों नहीं इस पे शोर मचाया? तो आप जानते हैं चोरों को। देखिए, ऐसे बयान पर हंसी सकता हूँ, और ऐसे बयान पर और क्या कहूँ बताइए। हम पूछते हैं जो चंदा न दे, लेकिन जो चंदा दिया हुआ रखा है उसमें चोरी हो तो क्या चंदा न देने वाला नहीं बोल सकता? बहुत बुद्धिमान है, लेकिन आज हंस रहा हूँ उनके इस बयान पे। मतलब भगवान ने ये तय किया कि ये गुड इंटेंशन से नहीं, तो बैड इंटेंशन के साथ को चोरी करा दिया, लेकिन ये बयान गलत है। और अब माइक ऑन कर रही हूं उस धमकी पर जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और धमकी पर धमकी दे रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाती हूं। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के पास ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये तस्वीरें उस हमले की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर 7 घंटों तक लगातार हवाई हमले किए। इस दौरान दर्जनों अड्डों को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के हमलों के बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर से लागू कर दी है। अमेरिकी हमलों का ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरानी सेना ने मिसाइल लॉन्च का एक वीडियो जारी किया है। ईरान ने ये तो नहीं बताया कि ये वीडियो कहां का है, लेकिन इसमें ईरान की घातक मिसाइलें फतेह 110, खैबर शेकन और जुल्फकार से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी हमलों से ईरान भी भड़क गया है। अब वेस्ट एशिया के देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें कुवैत की हैं, जहां ईरान ने अमेरिकी बेस पर शाहिद ड्रोन से हमला किया है। तो इस बारूदी हमले का नया चैप्टर कैसे खुल गया है? ईरान पर अमेरिका की 7 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी हुई। हमलों को लेकर यूएस सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया। हॉर्मुज के पास ईरानी मिसाइल अड्डे तबाह कर दिए हैं। हमले में ईरान के ड्रोन ठिकाने भी हमने तबाह किए हैं। कोस्टल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया। ईरानी नेवी के संसाधन बेकार कर दिए हैं। ईरान की पूरी बारूदी ताकत खत्म कर देंगे। ईरान ने भी अमेरिका को हमलों का जवाब दिया है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर बड़े हमले किए हैं। अब बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट बेस पर भी अटैक किया। जॉर्डन में अजराक एयरबेस खाक कर दिया है। ये ईरान का दावा है और देश की एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे, ये IRGC दावा कर रहा है। तो अगर ईरान पर हमले हो रहे हैं तो ईरान भी पलटवार कर रहा है। उधर अमेरिका ने कहा है ईरान को लेकर एक नया दावा, एक नई धमकी आई है। आज, कल और उसके बाद भी वार होता रहेगा। सभी बिजली संयंत्रों को तबाह कर देंगे, सभी पुलों को उड़ाने जा रहे हैं, ईरान को मेज पर आना पड़ेगा। ये सब बातें आपने पहले भी सुनी हैं, अब ये फिर से दोहराई जा रही हैं। किसी भी हाल में समझौता करना पड़ेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ तो हर रात हमले होंगे। तो ईरान ने भी कह दिया कि पेजेश्कियन कह रहे हैं ईरान की तरफ से कि ट्रंप की हर कार्रवाई का जवाब हम देंगे, अपनी हर इंच जमीन की हम रक्षा करेंगे और ट्रंप की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अब इन बयानों में आपको कुछ नयापन नहीं लग रहा होगा, यानी इसका सीधा मतलब यह है कि जो 3 महीने पहले हुआ वही अब फिर से दोहराया जा रहा है और इस युद्ध की चपेट में एक बार फिर से पूरी दुनिया आने वाली है। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।